हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे फॉरेक्स चैप्टर के फ्रॉम ICAR स्टडी मैट। कल हमने डिस्कस किए थे टू द क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 के लिए मैंने आपको बोला था कि ये फ्यूचर का क्वेश्चन है और ये हम करेंसी डेरिवेटिव्स में जब हम करेंसी डेरिवेटिव ख़त्म कर लेंगे उसके कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे इन अनदर वीडियो। आज हमें कंटिन्यू करना है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26। मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 आप एक बार ट्राई करना। कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट में पहले बता चुकी थी। आपने ट्राई किया हो, आई होप आपने ट्राई किया हो। अगर आपने नहीं किया ट्राई, इट्स ओके। अभी हम आगे से कंटिन्यू कर ही रहे हैं, आप साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसमें आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझे अपनी क्वेरी जो है DM कर देना, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूँगी। और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई सजेशन है, फीडबैक है, आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। स्पॉट रेट इज़ गिवन $1 इज इक्वल्स टू ₹48.0123 एंड 180 days फॉरवर्ड रेट इज़ ऑल्सो गिवन टू अस। एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months इज़ रुपीज़ वाला दिया है 12% एंड फॉर द US इट इज़ गिवन 8%, यानी कि ये है डॉलर के लिए एंड ये है रुपीज़ के लिए। ऑल्सो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, ये जो रेट दिया होता है ये पर एनम रेट होता है। चलिए आपसे पूछा गया है क्या कोई आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है क्या? इफ़ येस, हाउ एन आर्बिट्रेजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन इफ़ ही इज़ विलिंग टू बोरो ₹40 लाख और इक्विवेलेंट $83,312। क्वेश्चन है कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का, देख के समझ में आ रहा होगा। आपको दोनों कंट्री के रेट्स भी दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि आर्बिट्रेजर जो है किस तरीके से सिचुएशन का बेनिफिट ले सकता है, क्या ले भी सकता है या नहीं। ठीक है, और अगर वो ले सकता है तो आप बताओ कि वो किस तरीके से बेनिफिट लेगा। अगर वो चाहता है, अगर उसे बोरो करने हैं पैसे, तो वो क्या कह रहा है, अगर उसे रुपीज़ में बोरो करना है तो वो 40 लाख रुपीज़ दे सकता है, 40 लाख रुपीज़ बोरो कर सकता है। और अगर उसे डॉलर में बोरोइंग करनी है तो उसके लिए आपको अमाउंट दिया है $83,312। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, देखो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला जो हमसे पूछा गया कि क्या कोई आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ कैसे चेक करते हैं। देखो मैंने जब आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी समझाया था और इवन कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में भी मैंने ये चीज़ फिर मेंशन करी थी बाद में कि चेक किस तरीके से करें कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं है। उसमें देखो हमने क्या किया था, हमने कहा था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जो है हमारी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जो है उसके हिसाब से क्या निकलता था, फेयर रेट निकलता था। ठीक है, अगर वो फेयर रेट और एक्चुअल मेंशन्ड फॉरवर्ड रेट अगर बराबर हैं, अगर बराबर है यानी कि ये फेयर रेट और ये जो फॉरवर्ड रेट हमें मेंशन करके दिया है, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो कोई भी आर्बिट्रेज गेन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये पर्सन क्या करेगा फिर, अगर ये बोरो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से बोरो करेगा, जहाँ पे बोरोइंग का रेट कम है। यानी कि अगर ये डॉलर बोरो कर ले और फिर उसे कन्वर्ट करेगा स्पॉट रेट पे, फिर क्या करेगा, इस पे उसको क्या देना पड़ेगा, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इन डॉलर टर्म्स। ठीक है, और जब ये बोरो कर लेगा, इसे कन्वर्ट कराएगा रुपीज़ में, रुपीज़ वाला अमाउंट क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा 12% पे। क्योंकि रेट क्या है, इंडिया में ज़्यादा है, तो वो कहाँ डिपॉजिट करेगा, रुपीज़ कन्वर्ट करा के यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, जिस पे कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 12%।
और जब ये इसे फिर कन्वर्ट कराएगा अगेन इन डॉलर्स, डॉलर्स में क्यों कन्वर्ट कराएगा, क्योंकि इसे ये जो बोरोइंग इसने ली थी, जो इसने ये बोरोइंग करी थी 8% पे, ये रीपे भी तो करनी है विद इंटरेस्ट। ठीक है, इसे क्या करनी है, ये जो बोरोइंग है ये रीपे भी करनी है विद इंटरेस्ट। तो ये क्या होगा इस केस में, जब ये रीपे करने जाएगा ना, आप देखना ये वाला पेएबल, ये वाला पेएबल, और जो यहाँ पे इसे जो इसने 12% पे ये डिपॉजिट कराया ना अमाउंट, और फिर विड्रॉ किया फॉर रीपेइंग द बोरोइंग, तो क्या होगा, ये अमाउंट और ये जो पेएबल वाला अमाउंट है, ये रिसीवेबल और ये पेएबल दोनों बराबर आ जाएंगे, और आपका गेन या लॉस कुछ भी नहीं होगा। आपका जो भी अमाउंट आ रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा 0। ठीक है, क्या आ रहा होगा, 0। क्यों, क्योंकि रेट जो था, जो फॉरवर्ड रेट था, वो किसके हिसाब से था, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही डिसाइडेड था। ठीक है, लेकिन अगर बाय एनी चांस ये फॉरवर्ड रेट और ये फेयर रेट जो हम निकालते हैं फ्रॉम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, ये जो फेयर रेट हमने निकाला इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से, मान लीजिए हमने फेयर रेट निकाला, वो जो फेयर रेट है अगर वो इस फॉरवर्ड रेट के बराबर नहीं आता है, यानी कि रेट जो मार्केट में चल रहा है, जो एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू दिस फेयर रेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी नहीं है, और अगर वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लूप होल जिसका कि बेनिफिट आर्बिट्रेजर उठा सकता है। अब जो ये वाला प्रोसेस है ऑफ बोरोइंग फ्रॉम US, डिपॉजिटिंग इन इंडिया एंड देन रीपेइंग द अमाउंट आफ्टर विड्रॉइंग द डिपॉजिट अमाउंट इन रुपीज़, and then there will be difference between the receivable and this payable, dollar payable and rupees receivable, and this will be the arbitrage gain to the arbitrator. Okay, डिस्कस कर लेते हैं कि पता कैसे चलेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर फेयर रेट जो आ रहा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से, अगर वो फॉरवर्ड रेट के बराबर नहीं है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज गेन। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फेयर रेट निकालना पड़ेगा। फेयर रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, $1 इज इक्वल्स टू ₹48.0123 इज़ द स्पॉट रेट, यानी कि हमें क्या करना था, 6 मंथ बाद का रेट चाहिए हमें, 180 डेज फॉरवर्ड रेट चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे फॉरवर्ड रेट डेज, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे फेयर फॉरवर्ड रेट। फेयर रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है हमारा फॉर 6 मंथ्स, ये 6 मंथ के लिए दिया है, और हमें ये चीज़ पता है कि ये क्या है, पर एनम है। हमें कौन सा रेट चाहिए, आफ्टर 6 मंथ्स वाला रेट चाहिए, तो हम निकालेंगे आफ्टर 6 मंथ्स के लिए फेयर फॉरवर्ड रेट। फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का लगेगा, लगाया हमने, क्या आया हमारे पास, रुपीज़ है, मैंने बोला था रुपीज़ है, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट किसका आएगा, रुपीज़ का। बाकी जो इन डिटेल जो एक्सप्लेनेशन थी, किस तरीके से हमें ये रेट जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता दिया था, डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी विद एग्जांपल कि इस तरीके से रेट जो ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव हो रहा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊँगी आपके लिए कि जो ये रुपीज़ है, यही यहाँ पे रुपीज़ का ही रेट आएगा, और डिनोमिनेटर में अदर करेंसी यानी डॉलर का रेट आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0.12 इंटू 6/12। ऑल्सो यहाँ पे क्या आएगा 0.08 इंटू 6/12। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, फेयर फॉरवर्ड रेट। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.06। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.04, और फाइनली आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं।
हमारे पास रेट आ रहा है 48.9356। अब आप देखो, दिस इज द फॉरवर्ड रेट विच इज मेंशन टू द आर्बिट्रेजर बाय द बैंक, ठीक है, और इन द मार्केट इट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। दिस इज द फेयर फॉरवर्ड रेट, दिस इज व्हाट द फेयर फॉरवर्ड रेट, यानी कि एक्चुअल में कायदे से ये रेट होना चाहिए था जो एज अ फॉरवर्ड रेट मेंशन होना चाहिए था इन द मार्केट, बट एक्चुअल में मेंशन क्या है, ये वाला रेट मेंशन है। यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, फेयर फॉरवर्ड रेट एंड द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट विच इज मेंशन, यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है, देयर इज द आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पे इस चीज़ का आंसर तो हो गया येस। तो हमसे आगे क्या पूछा था, अगर आपका आंसर येस है तो किस तरीके से जो आर्बिट्रेजर है वो एडवांटेज ले सकता है ऑफ द सिचुएशन, अगर वो बोरो करेगा या तो रुपीज़, अगर उसे रुपीज़ बोरोइंग करना है, आप कहते हो उसको रुपी में बोरोइंग करना है तो वो 40 लाख रुपीज़ बोरो करेगा, और अगर आप कहते हो कि उसे डॉलर बोरो करनी चाहिए तो वो डॉलर कितने 83,312 बोरो करेगा। चलिए हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट कहाँ कम है, यूएस में, यानी उसे बोरोइंग कहाँ से करनी चाहिए, यूएस से बोरोइंग करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फॉर अर्निंग द आर्बिट्रेज गेन, पहला स्टेप हमारे लिए होगा बोरोइंग यूएस डॉलर 83,312, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये जो बोरोइंग थी ये हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे ऐसी मार्केट में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में। कहाँ ज़्यादा है, इंडिया में, विच इज़ 12%। हमने किया डिपॉजिट। डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट कब होगा, आज के रेट पे, यानी कि स्पॉट रेट पे इसे करना पड़ेगा कन्वर्ट। किसे, इस अमाउंट को, ये जो हमने बोरोइंग की है, हमें डॉलर रिसीव हुए, हमें करना है डिपॉजिट, तो डिपॉजिट करेंगे। हमें दिया हुआ है रेट 48.0123। ऑल्सो आप एक चीज़ देखना, इक्विवेलेंट अमाउंट दिया ही हुआ है उन्होंने, ठीक है, यानी 40 लाख ही आएगा। फिर भी एक बार करके देख लेना, 83,312 सॉरी 83,312 इंटू 48.0123, 40 लाख का अमाउंट आपके पास आ रहा है, यानी कि रुपीज़ में कितना बनेगा अमाउंट, 40 लाख जो कन्वर्ट करके बनेगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, हम ये चीज़ जो हमने डिपॉजिट करे थे पैसे, ठीक है, इसको करेंगे विड्रॉ। जब विड्रॉ करने जाएंगे, कब जाएंगे, आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि हमने लोन कितने महीने के लिए लिया था, 6 मंथ्स के लिए, राइट। हम विड्रॉ करने जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद ये अमाउंट कितना बन चुका होगा, इस पर इंटरेस्ट कुछ ऐड हो गया होगा, हमें इंटरेस्ट ही तो अर्न करना था इस पर। चलिए 40 लाख पे लगा होगा इंटरेस्ट 12% फॉर 6 मंथ्स ओनली। अमाउंट आ गया हमारे पास 40 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स, इट विल बी 2,40,000। यानी कि अगर ये टोटल अमाउंट हम देखें तो विड्रॉल के बाद हमारे पास कितना अमाउंट आया, 42,40,000 का अमाउंट हमारे पास हमें रिसीव होगा जब हम विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बैंक। क्या चीज़, जो हमने डिपॉजिट किए थे पैसे, उस पर इंटरेस्ट लग के हमारे पास ये वाला अमाउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस विड्रॉल वाले अमाउंट से हम क्या करेंगे, ये जो हमने बोरो किया था अमाउंट, इसे रीपे करेंगे। इस पे भी तो इंटरेस्ट लगा होगा, यानी ये अमाउंट टोटल हो कितना गया होगा, हम पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये था हमारे पास 83,312, कितना इंटरेस्ट लगा होगा, 8% फॉर 6 मंथ्स, यानी कि ये अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास, अगर हम देखें तो 8% फॉर 6 मंथ्स, दिस इज $3,332.48। दिस इज आर इंटरेस्ट का अमाउंट, यानी टोटल कितने मांग रहे हैं हमसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मांगा जा रहा होगा। तो ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है $86,644.48, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। इसे रीपे करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता, देखो हमें ये रीपे करना है, हमने ये विड्रॉल किया था अमाउंट,
हम देखेंगे कि आज इतने पैसे, अगर इतने डॉलर्स अगर हमें क्या करने हैं, रीपे करने हैं, तो हमें क्या चाहिए, रुपीज़ चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ देने पड़ेंगे ना बैंक को फॉर गेटिंग दीज डॉलर्स। वो रुपीज़ कहाँ से देंगे, ये विड्रॉल अमाउंट में से देंगे। ठीक है, अभी के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने रुपीज़ देंगे कि हमें इतने डॉलर्स बैंक से मिल जाए। राइट, कन्वर्ट करना पड़ेगा एट द रेट 180 डेज फॉरवर्ड रेट, 180 डेज फॉरवर्ड वाला रेट ही लेना पड़ेगा हमें कन्वर्ट करने के लिए। अब आप देखो, हमें रेट मेंशन करके दिया था कितना, 48.8190, यानी हमें बोला था $1 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 48.8190, ये हमें मेंशन करके दिया था। हमें पता है डॉलर्स 644.48 हमें चाहिए, हमें ये पता था। हमने किया कन्वर्ट, हमारे पास अमाउंट कितना आएगा, 8664.48 इंटू 48.8190। हमारे पास आंसर आ रहा है 48,29,896.86 समथिंग। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है जो हमें देना पड़ेगा फॉर परचेजिंग these much dollars to repay the borrowing amount। चलिए अब आप देखो, ये अमाउंट आपको देना पड़ जाएगा। आपको रिसीव कितना हुआ था टोटल, ये वाला अमाउंट आपको क्या था, रिसीव हुआ था। दिस वॉज योर इनफ्लो एंड दिस इज़ योर आउटफ्लो। आप देखो दोनों का डिफरेंस विल बी द गेन। गेन कितना आएगा, देखिए 42, 40 एंड 42, 29, 896 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है कुछ 10,000। ये आ रहा है हमारे पास गेन। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास गेन इन रुपीज़। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप आर्बिट्रेज का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि आर्बिट्रेजर इंडियन है या आर्बिट्रेजर यूएस का बंदा है, ठीक है, अगर यूएस का बंदा लिखा है तो आप उसको डॉलर टर्म्स में निकाल के आओ, इंडियन बंदा लिखा है तो आप उसको रुपीज़ में निकाल के आओ। आप क्वेश्चन में देखो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया, सिर्फ एक आर्बिट्रेजर के बारे में बात हो रही है। तो आपने अगर रुपीज़ में गेन बताया है, आप डॉलर में भी उसे बता के आइए, सो दैट आपके मार्क्स कटने के चांसेस जो हैं वो एकदम निल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे लिखा तो है नहीं ना किसके हिसाब से आंसर चाहिए, वो बंदा है कौन, ना इंडियन पता है ना हमें ये पता है कि वो यूएस का है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता है आर्बिट्रेज गेन कमाने के लिए कोई आर्बिट्रेजर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बस सिंपली रुपीज़ में भी मेंशन कर देंगे और डॉलर्स में भी मेंशन कर देंगे। देखो डॉलर्स में कैसे निकालना है, हमें ये टोटल इनफ्लो था हमारा इन रुपीज़, ये क्या था हमारा टोटल इनफ्लो था इन रुपीज़। अगर हम इस पूरे को ही चेंज करके देख लेंगे कितने डॉलर्स बन गए ये, अगर हम इस पूरे अमाउंट को ही चेंज करके देख ले, अभी तो हम क्या देख रहे थे कि इसमें से कितना अमाउंट देना पड़ेगा फॉर गेटिंग दीज डॉलर्स, तो हमें पता चल गया इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है इतना देना पड़ेगा इस अमाउंट में से, तो कितना गेन बचा। अब हम क्या बोलेंगे कि इसको ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि ये कितने डॉलर्स बन चुका है। तो हमें पता चल जाएगा कि इतने डॉलर्स तो हमें रिसीव हुए और इतने डॉलर्स जो हैं, सॉरी ये जो डॉलर्स थे आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमें पे करने हैं। और टोटल डॉलर्स कितने आ सकते हैं विद दीज रुपीज़ का अमाउंट, तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस दोनों का कि इतने तो हमें टोटल डॉलर्स जो है वो रिसीव हो चुके हैं और इतने हमें पे करने हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा, डॉलर्स में पता चल जाएगा ये गेन कितना हो गया। अब हम फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। कैसे पता चलेगा जी, 42,40,000 टोटल रुपीज़ हमें रिसीव हुए थे। आज रेट कितना चल रहा था 6 मंथ फॉरवर्ड के लिए 48.8190, यानी अगर टोटल ही अमाउंट से देख लें कि कितने डॉलर्स आ जाएंगे, टोटल ही रुपीज़ के अमाउंट से अगर हम देख लें कि कितने डॉलर्स आ जाएंगे, तो हमें कितने डॉलर्स पता चले 4240 डिवाइडेड बाय 48.8190 विच इज़ $86,085 समथिंग। these much dollars will be received। ठीक है, ये तो हमें क्या हो गए 4240 अगर पूरे के पूरे बैंक को दे दे तो ये हमें रिसीव हो जाएंगे इतने डॉलर्स।
ठीक है, देने कितने हैं इनमें से ये मेंशन करके दिया है 86644.48। ये क्या था, आफ्टर इंटरेस्ट वाला अमाउंट था। 83,312 में जब हमने 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया था @ 8%, ये अमाउंट बना था। ठीक है, इतना ये था रिसीव हुआ, इतने करने थे डॉलर्स पे। डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा आर्बिट्रेज गेन जो कि आ रहा है $206.95। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको आर्बिट्रेजर मेंशन नहीं करके दिया है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि वो इंडियन है या यूएस का है या कहीं का भी है, नहीं लिखा उसकी करेंसी, देखो लिखा है उसकी करेंसी में निकाल के आओ, नहीं लिखा है जितनी भी करेंसी मेंशन है, चाहे डॉलर दिया है, पाउंड दिया है, रुपीज़ दिया है, पाउंड दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, आप दोनों करेंसी में निकाल के आना। दोनों करेंसी में कैसे निकालना है मैंने बता दिया, स्पेसिफिकली मेंशन हो तो बात फिर अलग है। चलिए 27 जो है, ठीक है, ये आर्बिट्रेज गेन का ही क्वेश्चन है, यही कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का ही है। एक बार अगर इसमें कुछ डिफरेंट है तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप इसे खुद सॉल्व करना, नहीं होगा आप पूछ लेना, मैं दोबारा से इसे सॉल्व करवा दूँगी किसी दूसरी वीडियो में। स्पेसिफिकली आपको लिंक फिर रिप्लाई में मैं शेयर कर दूँगी उस वीडियो का। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट आपको दिया है, आपको 3 मंथ्स बाद का भी रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिए हैं दोनों, एंड आर्बिट्रेज गेन लेने के लिए क्या पॉसिबल। ठीक है, सेम क्वेश्चन है एकदम, आप करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा कुछ इसी तरीके से, बस आप इसे सॉल्व कर लेना। कहाँ बोरो करना है, कहाँ डिपॉजिट करना है आपको पता है। इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा नहीं हुआ वैसे कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं, इसमें आपसे सिर्फ ये बोला गया है कि किस तरीके से पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन जो है उसका एडवांटेज लिया जा सकता है, क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो हमें पता है बोरो कहाँ से करना पड़ेगा, जहाँ रेट कम है, डिपॉजिट कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ रेट ज़्यादा है, कन्वर्ट कब करना है कब नहीं करना है, इसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि आर्बिट्रेजर कौन है, आप दोनों में निकाल के आ जाना। चलिए, नहीं होता आप प्लीज़ भेज देना, या तो इंस्टाग्राम पे भेज देना या कमेंट में भेज देना, मैं आपको बता दूंगी ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म रोहित एंड ब्रोज वुड बी कवरिंग इटसेल्फ अगेंस्ट अ लाइकली डेप्रिसिएशन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। आप कौन हो, एक्सपोर्टर हो, मीन्स आपको रिसीव हो रहे हैं क्या पाउंड्स। आपको क्या लगता है कि दे विल बी डेप्रिशिएटिंग, यानी पाउंड क्या होगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा इन फ्यूचर। तो आप क्या चाहते हो, खुद को कवर करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा है रिसीवेबल्स जो है वो इतने पाउंड स्टर्लिंग्स हैं, यानी 5 लाख पाउंड स्टर्लिंग्स दिए हुए हैं। स्पॉट रेट आपको बता दिया, पेमेंट डेट उन्होंने बता दी कि 3 महीने बाद की है। 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट आपको बताया 12% पर एनम एंड 5% पर एनम इन यूके, एंड दिस इज इन इंडिया। एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, आप एक बात सोचना, जब आपको लिख के दिया है स्पेसिफिकली कि वो अपने आप को कवर करना चाहते हैं, मींस हेजिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हेजिंग करना चाहते हैं। एक चीज़ तो हमें पता है कि ये खुद को हेज करना चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि या तो फॉरवर्ड हेज कर सकते हैं या मनी मार्केट हेज में जा सकते हैं। एक पोर्शन और है बट वो मैंने आपको बोला मैं आगे करवाऊंगी कभी जब हम डेरिवेटिव्स कर चुके होंगे। ठीक है, एक फॉरवर्ड हेज है, एक मनी मार्केट हेज है। फॉरवर्ड हेज होता तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट आपको मेंशन करके दिया होता, राइट। मनी मार्केट हेज होता तो आपको इंटरेस्ट रेट मेंशन करके दिया होता ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो क्या यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्योंकि फॉरवर्ड रेट दिया नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मनी मार्केट हेज का है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं था, इसलिए मैं आपको इतनी इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ एक बार के लिए कि क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरवर्ड रेट मेंशन करके नहीं दिया, ना ही आपको स्पेसिफिकली बोला कि आपको मनी मार्केट हेज का बताना है, तो आप किस तरीके से ये चीज़ डिटरमाइन कर सकेंगे कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। इसमें लिखा क्या था, कवर करना है। कवर 2 ही तरीके से हो सकता है, अभी के लिए हमें यही पता है। एक था फॉरवर्ड हेज लेना और दूसरा क्या था, मनी मार्केट हेज।
और इस क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें क्या होता है, मनी मार्केट हेज में हम क्या करते थे, बोरोइंग करते थे, डिपॉजिट करते थे, उसके लिए क्या चाहिए होता है, रेट चाहिए होता है। तो जो डिटेल्स दी हुई हैं हमें, जो डेटा मेंशन है इन द क्वेश्चन, वो किसका लग रहा है, मनी मार्केट हेज का लग रहा है। क्वेश्चन किसका हो गया, मनी मार्केट हेज का। इसको आप फॉरवर्ड कवर का क्वेश्चन मत बना लेना खुद ही कि इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम फेयर फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं और इसको फॉरवर्ड कवर दिला देते हैं। ऐसा नहीं होता, फॉरवर्ड रेट जो भी होगा वो आपको मेंशन करके दिया होगा। ये क्वेश्चन मनी मार्केट हेज का है और रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ये मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन क्यों है। चलिए बात कर लेते हैं। मनी मार्केट हेज है और पर्सन क्या है, एक्सपोर्टर है, ठीक है। आई होप आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो मनी मार्केट वाले याद होंगे, नहीं होंगे तो आपको भी याद आ जाएंगे। क्योंकि ये एक्सपोर्टर है, कौन है ये, रोहित एंड ब्रूस क्या है, एक्सपोर्टर है, तो इसे क्या हो रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा अमाउंट, बट ऑन अ लेटर डेट। लेटर डेट आपको लिख के दी है आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि इसे पैसे कब रिसीव होंगे, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। जब इसे 3 महीने बाद पैसे मिल रहे होंगे और ये मनी मार्केट हेज करना चाह रहा था तो क्या करते थे हम, क्योंकि ये एक्सपोर्टर है तो सबसे पहली चीज़ ये क्या करेगा, ये आज ही बोरो कर लेगा। क्यों, क्योंकि इससे अमाउंट रिसीव होगा आफ्टर 3 मंथ्स। ये मनी मार्केट हेज में एंटर करना चाह रहा था तो क्या करेगा, आज ही बोरो कर लेगा बाहर के बैंक से, क्या, पाउंड 5 लाख का पीवी, प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू बोरो करेगा आज के डेट में 5 लाख स्टर्लिंग्स के लिए। कितना आएगा वो पीवी आप निकालो। 5 लाख का पीवी कैसे निकालते हैं, फॉर 3 मंथ्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस पॉइंट, कौन सा हमने कहाँ लोन लिया है, यूके में लोन लेना है हमने, तो रेट कौन सा लगेगा, 5% फॉर 3 मंथ्स। इस तरीके से पीवी निकाल के हमारे पास आएंगे पाउंड्स 493,827.16 समथिंग आ रहे हैं हमारे पास पाउंड्स, जो कि हम आज की डेट में करेंगे बोरो, ठीक है। आई गेस आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें पॉइंट्स में नहीं लिया हुआ, डेसिमल्स में नहीं लिया, तो हम भी उसको डेसिमल्स में नहीं लेते, यहीं तक इसको सॉल्व कर देते हैं। 493,827 इन्होंने पाउंड्स क्या करने हैं, बोरो कर लिए होंगे, ठीक है। रीज़न क्या था पीवी बोरो करने का, मैंने आपको बता दिया था एक बार, कौन सा वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था, दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ। पीवी इसलिए बोरो करना है क्योंकि हमें आगे जाके कितने मिलने वाले, 3 महीने के बाद अगर हमें 5 लाख मिलने वाले हैं तो उसकी जो आज की वैल्यू है हम वही बोरो करेंगे, सो दैट ये देखो आपने बोरो किया है तो ये क्या करेगा, जिस भी बैंक से आपने यूके बैंक से बोरो किए होंगे ना, ये यूके बैंक इस पर इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर 3 मंथ्स, राइट। इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फॉर 3 मंथ्स। आप निकाल के देखना इसमें 3 मंथ्स का अगर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स अगर आप इसमें ऐड करोगे, आपके पास क्या आएगा, पाउंड 5 लाख। क्यों, क्योंकि आपने 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ही बोरो की थी, 5 लाख जो आपको कहाँ मिलने वाले थे, 3 मंथ्स एंड पे, ठीक है। तो आपने उसकी आज पीवी ही बोरो की थी। अब जब आपसे जब जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो और प्रिंसिपल का अमाउंट दोनों मांगेगा यूके बैंक, यू विल हैव द एग्जैक्ट पाउंड 5 लाख एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। क्यों, क्योंकि आपको 3 मंथ्स के बाद ये 5 लाख जो पाउंड्स है वो रिसीवेबल हैं, तो ये आपको मिलेंगे और आप डायरेक्टली बैंक को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी, यहाँ पे भी मैंने रिपीट कर दी। सो फॉर नाउ हम ये बोलेंगे कि हमने पीवी बोरो की फॉर पाउंड 5 लाख, ठीक है। चलिए ये अमाउंट किया इन्होंने बोरो, देन ये क्या करेगा, इस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा इन द इंडियन बैंक, डिपॉजिट करेगा ये वाला अमाउंट इन द इंडियन बैंक, डिपॉजिट करेगा तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसे रुपीज़ में। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी इस केस के लिए, कन्वर्जन, कन्वर्ट करेगा एट द रेट स्पॉट रेट, कन्वर्ट करके निकालेगा इक्विवेलेंट रुपीज़ का अमाउंट। रेट क्या चल रहा है, पाउंड 1 इज इक्वल्स टू 50
6 रुपीज़ का पाउंड 1 इज इक्वल्स टू ₹56 का रेट चल रहा है। कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट रुपीज़ कितने आ रहे हैं, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ कितने आएंगे, ये हमारे पास आ रहे हैं इक्विवेलेंट रुपीज़, जो कि हम करेंगे डिपॉजिट इन द इंडियन बैंक। डिपॉजिट कहाँ करेंगे, इन द इंडियन बैंक। चलिए, ये हमने किया डिपॉजिट। इसके बाद क्या होगा, डिपॉजिट का अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, रिसीवेबल था ना अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स, हम इसको आज अपना पैसा फिर निकाल लेंगे। चलो निकाले हमने ये पैसे, तो इन पे इंटरेस्ट मिला होगा हमें एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ्स। कर लेते हैं, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12% फॉर 3 मंथ। अमाउंट आ रहा है हमारे पास 829,630 कर लो, चलो इसको 630 या 629 भी बोल सकते हो आप इसे। ये हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है और जो ये वाला अमाउंट है, हमें टोटल जो है ये हमारा आएगा विथड्रॉल का अमाउंट। ये क्या होगा, टोटल विथड्रॉल, यानी कि हमारा टोटल इनफ्लो जो कि कितना आ रहा है इस केस में 276,54,312 कितना आ रहा है, रुपीज़ 2,84,83,941। चलिए, ये हमारे पास आ रहा है इनफ्लो का अमाउंट। टोटल विड्रॉल है हमारे पास, ये आ जाएगा प्रिंसिपल, ये है क्या प्रिंसिपल, और ये इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है हमारे पास, टोटल इनफ्लो आ गया। ये जो टोटल इनफ्लो है, इसको ये तो हमारे पास क्या है, ये तो मिल ही गया ना हमें, ये तो हमारा ही है। और हम क्या करेंगे इसके बाद, जब हमें जो हम एक्सपोर्टर थे, ठीक है, हमें जो रिसीवेबल्स थे आफ्टर 3 मंथ, जैसे ही हमें ये 5 लाख पाउंड मिलेंगे, ये 5 लाख पाउंड हम किसको दे देंगे, यूके बैंक को। क्यों, क्योंकि उनसे हमने ये पीवी बोरो की थी, जिसका पीवी का अमाउंट आज इंटरेस्ट लगने के बाद पाउंड 5 लाख हो चुका होगा। और जैसे ही हमें वो 5 लाख पाउंड मिलेंगे, हम वो इनको रीपे कर देंगे। यानी कि जब पूरा ट्रांजैक्शन हम देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअली में ये इनफ्लो हमारा हो गया। और हेजिंग कैसे हो गई, क्योंकि हमें कहीं पे भी पाउंड को कन्वर्ट नहीं कराना पड़ा, हमने सिर्फ आज का रेट पता था, उसी पे हमने ट्रांजैक्शन की होगी, उसी पे हमने ट्रांजैक्शन की होगी विद द इम्पोर्टर, क्योंकि हम कौन एक्सपोर्टर, तो सामने वाला हुआ इम्पोर्टर से हमने जो ट्रांजैक्शन की होगी वो हमने आज का रेट तो कम से कम पता ही होगा, तभी उसके बाद ही की होगी। और हमने जो भी कन्वर्जन भी था वो आज ही किया। क्यों, क्योंकि हमने आज ही बोरो किए, आज ही बोरोड जो पाउंड स्टर्लिंग्स थे उनको कन्वर्ट किया और डिपॉजिट कर दिया इन द इंडियन बैंक, यानी कि हेजिंग भी यहाँ पे हो गई। और टोटल इनफ्लो क्या हो गया, ये वाला अमाउंट हमारा टोटल इनफ्लो आ गया इन दिस केस। जैसे ही हमें रिसीव हुए 5 लाख पाउंड्स, हमने किसको दे दिए, यूके बैंक को, क्योंकि हमने उनसे पीवी बोरो की थी ऑफ द सेम अमाउंट। चलिए, और पेबल भी सेम ही आ रहा होगा, मैंने बताया आपको, क्योंकि हमने पीवी किया है ना इसको, ठीक है। 5% फॉर 3 मंथ से हमने क्या किया, पीवी किया इसे। आप इसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे, इस अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करोगे फॉर 3 मंथ्स एट द रेट 5%, अमाउंट आपके पास निकल के आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पाउंड 5 लाख, और यही हमें रिसीव हो रहे होंगे, यही हम पे कर देंगे। तो इस तरीके से जो है फ्लो होता है ऑफ मनी मार्केट हेज। आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही समझ में आ गया हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया, कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है, देख लेना, बहुत अच्छे से विद एग्जांपल आपको समझाया हुआ है मनी मार्केट हेज। पूरा फ्लो आपको रिपीट भी करवाया था, कंक्लूड भी करवाया था, दोबारा से भी रिवाइज करवाया था, तो 1-2 बार तो मैंने एटलीस्ट उस वीडियो में आपको इन डिटेल बताया हुआ है, देख लेना।
समझ में वहाँ से आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन देख लेना, खुद करके भी देख लेना, फिर तो खुद भी हो जाएगा, ठीक है, वरना तो यहाँ से आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मनी मार्केट हेज का ही है, रीड कर लेते हैं। चलिए, एन एक्सपोर्टर इज़ ए यूके बेस्ड कंपनी, इनवॉइस अमाउंटिंग आपको दे दिया $3,50,000, क्रेडिट पीरियड भी था 3 महीने का, एक्सचेंज रेट जो है वो आपको मेंशन करके दिए हैं, 3 मंथ्स फॉरवर्ड भी एंड स्पॉट रेट भी दिया है। ऑल्सो आपको यहाँ पे क्या दिया, रेट्स दे दिए, मनी मार्केट में आपको डिपॉजिट रेट बताया, लोन रेट अलग अलग बताया। ऑल्सो आपसे पूछा है, एक तो आपसे पूछा है कंप्यूट एंड शो मनी मार्केट हेज कैसे कर सकते हो, दूसरा आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है विद द आउटकम ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको फॉरवर्ड रेट इसीलिए मेंशन करके दिया है सो दैट आप देख सको कि आपको मनी मार्केट हेज करने में फ़ायदा हो रहा है या फिर फॉरवर्ड हेज करने में फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, सो दैट यू कैन डिसाइड विच वन ऑफ देम टू चूज़। चलिए, क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, पहली चीज़ फॉरवर्ड हेज देखो आपको आता है, तो इस चीज़ को हम डिफरेंस में ना ही काउंट करें तो ज़्यादा बेटर है। फॉरवर्ड हेज में कुछ नहीं होता, फॉरवर्ड हेज आपको आता है। इसके अलावा क्वेश्चन में अलग क्या है, आपको आस्क और बिड रेट अलग अलग दिए हुए हैं, दूसरा आपको डिपॉजिट एंड बोरोइंग रेट भी अलग अलग दिया हुआ है। बट ट्रस्ट मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको इससे। अगर आपको यहाँ पे एक रेट दे दिया होता तो भी सेम ही बात रहती है आपके लिए, आपको अलग अलग दे दिया तो भी बात सेम रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहाँ से बोरो करना है, कहाँ डिपॉजिट करना है, अकॉर्डिंगली हम रेट भी ले लेंगे। और जब हमें कन्वर्ट करना है, जब क्या करना है, कन्वर्ट करना है, वो हमें करना है स्पॉट रेट पे, कन्वर्ट करना है स्पॉट रेट पे, तब भी हमें पता होगा कि हमें क्या देना है बैंक से और क्या लेना है। हमें पता है यूनिट करेंसी को यूनिट करेंसी की जो ट्रीटमेंट होती है वो हमें देखनी होती है। इसमें यूनिट करेंसी क्या है, पाउंड है। देखो, क्योंकि ये एक्सपोर्टर है, इससे क्या रिसीव होने हैं, डॉलर्स, तो ये डॉलर्स देगा, पाउंड रिसीव करना चाहेगा। हमें क्या देखना है, जो यूनिट करेंसी है वो क्या है, पाउंड है, पाउंड के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। अब देखो, ये आपको डॉलर्स देगा बोरो करके, ठीक है, और रिसीव क्या करेगा, पाउंड। जब ये पाउंड रिसीव करेगा तो बैंक कौन सा रेट लगाएगा, आस्क रेट इन बोथ द केसेस। चाहिए फॉरवर्ड हेज लेने, चाहे ये स्पॉट रेट पे जो है कन्वर्जन कराए आफ्टर टेकिंग द मनी मार्केट हेज वाला ऑप्शन, रेट कौन सा लगेगा, आस्क रेट लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पाउंड्स सेल कर रहा है और रेट भी किसका दिया है, पाउंड का रेट दिया हुआ है। दिस विल मेक नो डिफरेंस, नो हार्डशिप फॉर यू कि इन्होंने आपको आस्क रेट, बिड रेट अलग अलग दिया है, आपको लोन रेट अलग दिया है, डिपॉजिट रेट अलग दिया है। आपके लिए उतना ही सिंपल है जितना आपने अभी ऊपर नॉर्मल एक रेट दिया था, एक ही बोरोइंग रेट था, एक ही आपको दिया था, जो डिपॉजिट रेट था वो भी सेम था, बोरोइंग रेट वो भी सेम था, बिड और आस्क नहीं दिए थे, सिर्फ बिड रेट या सिर्फ जो है वही एक ही रेट दिया था, वही बिड रेट था, वही आस्क रेट था, कोई डिफरेंस नहीं है। सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्टर है, अगेन एक्सपोर्टर है, ये चीज़ इसको रिसीवेबल है आफ्टर 3 मंथ्स। हमने क्या करना है, देखिए, क्योंकि हमें रिसीव होने हैं तो हम आज ही बोरो कर लेंगे। बोरो क्या करेंगे, 3,50,000 का पीवी कैसे निकालेंगे, बोरो करना है, रेट कौन सा लगेगा, बोरोइंग रेट। क्या बोरो करने हैं, डॉलर्स बोरो करने हैं, कहाँ का रेट है, डॉलर्स का, बोरोइंग रेट। चूज़ करना आसान था, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चूज़ करने में भी आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा कि आपको कौन सा रेट लेना है। चलिए करते हैं, 0.09 इंटू 3/12, दिस विल बी 3,00,000.0 ये आ रहा है हमारे पास 3,42,298। ये आ रहा है हमारे पास बोरोइंग का अमाउंट जो कि हमें आज बोरो
करना पड़ेगा। चलिए, जब हमने ये बोरो कर लिया, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमें डिपॉजिट करना था ये वाला अमाउंट। डिपॉजिट करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले कन्वर्ट एट द रेट स्पॉट रेट। क्या करेंगे, स्पॉट रेट दिया हुआ है हमें, सॉरी रुपीज़ नहीं है, पाउंड है। चलिए, हमें रेट दिया है पाउंड 1 इज इक्वल्स टू $, ये रेट मेंशन करके दिया हुआ है 1.5865 एंड 1.5905। हमें पता है जब हम कन्वर्ट कराने जाएंगे तो हम क्या देंगे, $, हम क्या रिसीव करना चाहेंगे, पाउंड्स। बैंक जो है वो ये कोटेशन दे रहा है, यानी कि यूनिट करेंसी बना रहा है पाउंड को। पाउंड हम कर रहे हैं सेल करेंगे तो कौन सा रेट लगता है, आस्क रेट लगता है, यानी ये वाला रेट हमें लगेगा। हम कन्वर्ट करेंगे इस रेट पे, ये जो हमारे पास $, की बोरोइंग्स थी, इस अमाउंट को हम इस रेट से चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या अमाउंट आ रहा है हमारे पास आफ्टर कन्वर्जन। ये आया हमारे पास पाउंड, ये हमारे पास आ रहा है पाउंड का अमाउंट, जो कि हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट कर दिया, मान लो ये अमाउंट हमने क्या कर दिया, थर्ड स्टेप में डिपॉजिट कर दिया। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, विड्रॉ करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें पता है ये है, इंटरेस्ट क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा एट द रेट पाउंड है, डिपॉजिट रेट क्या है 5%, लगाएंगे इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, ये आ रहा है हमारे पास पाउंड 2690.18, ये आ रहा है हमारे पास अमाउंट इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट निकाला हमारे पास, ये वाला अमाउंट आ गया। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल इनफ्लो कितना हुआ। टोटल इनफ्लो हमारे पास आएगा 215,214.27 प्लस 2690.18, इसे ऐड किया हमारे पास आ रहे हैं पाउंड 217,904.45। ये तो हो गए हमारे पास हमारा इनफ्लो इन दिस केस। ऑल्सो हमें क्या करना है, हमें रिसीव होंगे $350। हमने क्या किया था, इसका पीवी बोरो किया था, यानी कि आज ये अमाउंट कितना हो चुका होगा, आफ्टर 3 मंथ्स ये अमाउंट कितना हो चुका होगा, $350,000। जैसे ये रिसीव होंगे, लास्ट स्टेप में हमें लिखना है हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है, जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम द इम्पोर्टर विल बी पेड टू द बैंक फॉर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। हैंड राइटिंग इग्नोर करना, मैंने जल्दी जल्दी में ये चीज़ ऐसे आपको लिख के बस बता दी है, ठीक है। यानी कि इस केस में हमारा टोटल इनफ्लो कितना हुआ, ये हमारा अमाउंट आया ऑफ टोटल इनफ्लो। चलिए, इसके अलावा हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था फॉरवर्ड रेट जो है, जो फॉरवर्ड हेज है उस वो करके आप देखो कि क्या उसमें आपका इनफ्लो ज़्यादा बन रहा है क्या। फॉरवर्ड हेज में रेट अगेन आस्क रेट ही लगेगा। हेजिंग करोगे आप इस अमाउंट की तो कितना रिसीवेबल बना आपके पास अमाउंट, $350,000 हैं। कन्वर्ट किए हमारे पास कितना आएगा, पाउंड में इसको चेंज करना है, कितना आएगा हमारे पास, डिवाइड करना पड़ेगा इसे 1.6140 से हमारे पास अमाउंट आ रहा है 21685.2.54, ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है इफ़ वी टेक दी फॉरवर्ड हेज, सॉरी पाउंड है ये, ठीक है। इफ़ वी टेक दी फॉरवर्ड हेज हमारे पास ये वाला अमाउंट जो है हमें रिसीव होगा। मनी मार्केट हेज में क्या था हमारे पास रिसीवेबल, ये आ रहा था हमारा रिसीवेबल, इसमें आ रहा है कम। आप इन दोनों का डिफरेंस करके दिखा सकते हो कि ये जो है हमारा इतना एक्स्ट्रा जो है हमें प्रॉफिट होगा इफ़ वी टेक द मनी मार्केट हेज रेदर देन द फॉरवर्ड हेज। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें। आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से आपको क्या निकालना होगा, फेयर रेट निकाल के बताना होगा, एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर एंड द 4 ईयर्स, टाइम पीरियड। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर भी एक बार मैं आंसर से डिस्कस करा दूंगी। ये दोनों क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, सेकंड वाला जो है वो भी रीड कर लेते हैं, इसके अलावा जो 31st क्वेश्चन है वो भी रीड कर लेते हैं। दोनों को एक साथ मैं आपको आंसर से डिस्कस करा दूंगी। नेक्स्ट आपसे बोला है ऑन 1 अप्रैल 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट इन यूके पाउंड एंड यूएस डॉलर, आपको दो अलग अलग रेट दिए हुए हैं पर एनम बेसिस रिस्पेक्टिवली। द यूके पाउंड पर डॉलर स्पॉट रेट आपको दे दिया, ठीक है। व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डॉलर फॉर डिलीवरी ऑन 30 जून, यानी यहाँ पे भी आपको क्या है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से बताना है कि फेयर फॉरवर्ड रेट जो है वो क्या आ रहा होगा, ठीक है। स्पॉट रेट आपको मेंशन करके दे दिया। चलिए अप्रैल 1 है, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 30 जून को आपको बताना पड़ेगा। चलिए फटाफट इससे मैं आंसर से डिस्कस करा देती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो आपको फॉर्मूला पता है। जब आपको फॉर्मूला पता है और आपको सिर्फ एक रेट बताना है, क्योंकि अब एमसीक्यू आ गए हैं ना, तो एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, बट एज सच इन क्वेश्चंस में कुछ डिफ़िकल्टी मेरे हिसाब से आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फटाफट मैं इसको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो जी, परचेजिंग पावर पैरिटी का क्वेश्चन था, आपसे पूछा था 1 ईयर पे क्या रहेगा, 4th ईयर में क्या रेट रहेगा। सिंपली अगर आपसे सिर्फ 1st और 4th ईयर का पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए डॉलर का रेट है, ठीक है, डॉलर का फॉरवर्ड रेट निकालना है, तो हम क्या लेते थे, रुपीज़ का जो भी स्पॉट रेट चल रहा होता था, वी यूज टू डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट एंड पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे हम किसका लेते थे, रुपीज़ का, अपॉन में हम क्या लेते थे, डॉलर का, और पावर में क्या होता था, एन, पावर में क्या होता था, एन, ठीक है। ये एन क्या होता था, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप पुट करना, देखो दिया यहाँ पे भी आपको यही है, 1 ईयर का निकला। बस दिक्कत क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्टली 4 और 4 करके, यानी कि टोटली आप क्या कर सकते थे, 1/PIR आपको दिया हुआ है, 1 प्लस PIR ऑफ डॉलर्स भी आपको दिया हुआ है। मुझे याद नहीं है वैसे क्वेश्चन में पाउंड था या डॉलर के लिए पूछा था, किसी भी चीज़ के लिए पूछा हो आप डॉलर की जगह वो वाली करेंसी पुट कर लेना रैदर देन रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स थे 4, आप डायरेक्टली ये करके भी आंसर निकाल सकते थे और यहाँ पे पहुँच सकते थे। इन्होंने क्या किया है, ये स्पॉट रेट चेंज करते चले गए। 1st ईयर वाला रेट यहाँ लिया, 2nd ईयर का रेट यहाँ लिया, 2nd ईयर में फिर आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके यहाँ पे पहुँचा दिया, यानी फॉर्मूला यही लगाया। बस इन्होंने क्या करा, क्योंकि इन्हें 4th ईयर एंड का निकालना था, तो इन्होंने ये फॉर्मूला ना लगा के, मतलब यहाँ पे n की जगह 4 ना लेके क्या किया, स्पॉट रेट में 1st ईयर एंड का रेट ले लिया, उसको स्पॉट रेट बना दिया। ऑब्वियसली 2nd ईयर के लिए स्पॉट रेट क्या होगा, 1st ईयर वाला रेट, फिर उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई तो रेट कहाँ पहुँच गया, 2nd ईयर एंड पे। जब 2nd ईयर एंड का स्टार्ट का रेट लिया और उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करी फॉर दिस ईयर 3rd ईयर, हमारे पास ये रेट आया। फिर उसमें फिर हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट करी फॉर द 4th ईयर, हमारे पास आंसर ये आया। आप डायरेक्टली भी इसको इस तरीके से निकाल सकते थे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो दिस इज़ द शॉर्टकट दैट यू कैन डू। इन्होंने बहुत लॉन्ग प्रोसेस इसमें लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सेम इंटरेस्ट रेट पैरिटी का है, फॉर्मूला सेम होता है, बस ये जो PIR का मतलब यहाँ पे, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट था, वही इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में क्या हो जाता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट बन जाता है। चलिए बिल्कुल सेम है सब कुछ, यही किया इन्होंने। बस देखो जहाँ मैंने आपको बताया भी था, n दिया है पावर में, दिस n इज़ ईयर्स। अगर 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 है, 5 है, जो भी दिया है n में आएगा। अगर ईयर्स है तो n में आएगा, अगर वो मंथ्स है तो फिर यहाँ पे ईयर तो हो गया 1। आप क्या करोगे, आपका रेट क्या होता है, पर एनम रेट होता है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे कहाँ, 3/12, यानी उसको 3 मंथ्स के लिए उस रेट को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 महीने का निकालना था, निकाल के दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो
प्लीज़ आप बता देना, दोबारा से इसको मैं पूरा लिखवा के करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट इज़ आई गेस, चलिए आपसे पूछा है एन इम्पोर्टर रिक्वेस्ट हिज बैंक टू एक्सटेंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड कराने आया है, फेट ऑफ फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, क्या करवा रहा है, एक्सटेंड करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किस में किया था इसने, $20 के लिए किया था, विच इज़ ड्यू फॉर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कब है उसकी 30th October 2010 फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 months, यानी आप एक्सटेंड कराना चाहते हो और 3 महीने से। देन आपको बोला है ही एग्रीज टू पे द रिक्वायर्ड मार्जिन मनी फॉर सच एक्सटेंशन। ऑब्वियसली अगर ये एग्री नहीं भी करेगा तो भी इसको मार्जिन मनी, जो भी उसकी कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह हैं, जो भी है वो उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड रेट आपको दिया हुआ है, यानी कि जो इनका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट रेट था वो ये है, एग्रीड रेट जिसको हम बोलते थे। $, जो कोट किए हुए हैं ऑन 30th October, कितने दिए हैं, आपको स्पॉट रेट भी बता दिया, 3 महीने के प्रीमियम के लिए आपको ये भी बता दिए हैं, क्या बताया आपको, परसेंटेज दे दी प्रीमियम के लिए। ऑल्सो आपको मार्जिन मनी बताई है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, जो कि हमें पता है बाइंग रेट है तो ये माइनस होगी और आस में क्या होती है, ऐड होती है। कंप्यूट करना है द कॉस्ट टू द इम्पोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी फॉर द एक्सटेंशन, ऑल्सो द रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि क्वेश्चन में आपसे जो चीज़ें ऑलरेडी अगर आपको वैसे नहीं भी पूछा होता तो भी आपको ये दोनों चीज़ तो मेंशन करती कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट अब क्या बनेगा, और आप ये भी लिखते कि भाई क्या चार्जेस देने पड़ेंगे फॉर द एक्सटेंशन। ऑल्सो एक चीज़ आप नोटिस करना, आप बोलोगे देखो क्वेश्चन एक्सटेंशन का है, अग्रीड, बट हमने पढ़ा था क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं फेट ऑफ फॉरवर्ड के, कि या तो आपने एक्सटेंड कराने आ गए बिफोर ड्यू डेट, या आप एक्सटेंड कराने आ गए ऑन द ड्यू डेट, या आप एक्सटेंड कराने आए आफ्टर द ड्यू डेट। तीनों में जो हमारा प्रोसेस था, जो हमारे चार्जेस थे, वो कुछ अलग तरीके से निकलते थे। तो इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये कब आया, आपको एक लाइन लिख के दी है इन्होंने, विच इज़ the $, quoted on 30th October, यानी कि ड्यू भी 30th October को था, रेट्स भी आपको दिए हैं 30th October के लिए, आपको स्पॉट रेट बताया, यानी कि ये बंदा आया है ऑन द ड्यू डेट। ये पर्सन कब आया है, ऑन ड्यू डेट। हमने पढ़ा था अगर आप ऑन द ड्यू डेट एक्सटेंड कराने आते हैं तो आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो होता है कैंसिल, वो होता है क्या, कैंसिल, और आपको एक्सटेंशन भी दे दी जाएगी। दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो होगा कैंसिल, और दूसरी चीज़ क्या की जाएगी, जो आप एक्सटेंशन कराने के लिए आए हैं वो एक्सटेंशन भी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो कैंसिल कराने आया है अगर वो ड्यू डेट पे आता है तो स्पॉट रेट पे कैंसिल किया जाएगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सटेंड कराने आया है तो उसे क्या किया जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट कैसे डिसाइड करते थे, ये तो चलो हमने बोल दिया, स्पॉट रेट पे हम कैंसिल कर देंगे। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट कैसे डिसाइड हो रहा था हमारा, जब हम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आज हम हैं कहाँ, 30th October पे, ये आया था 3 महीने की एक्सटेंशन के लिए, तो आज की डेट पे जो भी 3 months फॉरवर्ड रेट होगा उसी पे तो हम लोग एग्री करेंगे, उसी पे तो हम लोग एग्री करेंगे कि ठीक है अब आना 3 महीने बाद, यानी 30th October को बैंक क्या बोलेगा कस्टमर से कि ठीक है भाई आना आप 3 महीने बाद, ये हमारा रेट चल रहा है फॉरवर्ड रेट आज की डेट पे, फॉर दैट 3 months बाद वाली डेट आप ले लेना, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हो ये पैसे हमें इस रेट से दे देना, ठीक है। ये हम इस तरीके से डिसाइड करते थे।
क्वेश्चन में हमें स्पॉट रेट भी बताया है, हमें एक्सटेंशन करने के लिए 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट निकाल के नहीं दिया एग्जैक्टली, हमें रेट नहीं बताया, पर उन्होंने क्या किया है, आपको प्रीमियम मेंशन करके दिया है, ठीक है, यानी कि आपको स्वैप पॉइंट्स ना देके प्रीमियम परसेंटेज दिया है फॉर द बिड रेट एंड द आस्क रेट, ठीक है। इसके अलावा हमें मार्जिन भी दी है फॉर कैलकुलेटिंग दैट एक्सटेंशन वाला रेट। सबसे पहली चीज़ हम क्या बोलेंगे, चलिए मैंने क्या बोला था, डायग्राम के बिना रेट ऑफ फॉरवर्ड नहीं करना है, करते हैं इसको। देखो आप हैं इंपोर्टर, मीन्स आपको चाहिए होंगे $20,000, राइट। आप क्या बैंक को दे रहे थे, रुपीस, ठीक है। किस रेट पे दे रहे थे, एग्रीड रेट क्या था हमारा 42.32, ये हमारा एग्रीड रेट था, बैंक है, ठीक है। आप आए ड्यू डेट पे, आपने क्या बोला, एक्सटेंशन चाहिए, आपको क्या करना है, एक्सटेंड कराना है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था आपका, ये क्या होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कैसे करते थे हम, कैंसिल करते थे अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके एट द स्पॉट रेट, क्यों, क्योंकि ये ड्यू डेट पे आया है, तो जो भी स्पॉट रेट चल रहा होगा उस पर हम इसे कैंसिल करके देंगे। चलिए बात कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे कैसे, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, यानी कि अब डॉलर्स ये क्या करेगा, बेचेगा, और रुपीस क्या करेगा, खरीदेगा। ये मैंने बना दिए हैं एरोस, ठीक है। डॉलर क्या हो रहे हैं, डॉलर हो रहा है, हम बैंक डॉलर क्या कर रहा है, बैंक डॉलर क्या कर रहा है, बैंक डॉलर खरीद रहा है, बैंक डॉलर क्या कर रहा है, बैंक डॉलर खरीद रहा है। खरीदने के लिए कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट लगेगा, बट आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है मार्जिन ऑल्सो, ठीक है, तो यानी हमें मार्जिन तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, यानी कि जब ये बाइंग रेट 50 है, इसमें से और क्या माइनस करेगा, 0.075% अपनी मार्जिन भी एडजस्ट करेगा। हमें पता था मार्जिन क्या होता है, बिड में से माइनस करना होता है। हमारे पास रेट कितना आएगा यहाँ पे 41.47 आएगा रुपीस पर डॉलर के बदले में, यानी कि ये कैंसिलेशन रेट क्या लगेगा यहाँ पे 41.47। अब आप देखो एज सच बैंक को इसमें कोई लॉस तो नहीं है, बैंक को इसमें कोई लॉस तो नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो बैंक बेच रहा है, इस केस में बैंक बेच रहा है एट द रेट 42.32 और बैंक खरीद रहा है एट द रेट 41.47, यानी कि इसके लिए क्या है, फेवर ही है, कुछ मतलब फ़ायदा ही है, फेवरेबल है कंडीशन, ठीक है, कोई लॉस नहीं है, इंस्टेड इसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट कस्टमर के लिए तो लॉस है, क्योंकि कस्टमर को आप देखो इंपोर्टर क्या कर रहा है, खरीद रहा है एट द रेट 42.32 और बेच रहा है एट द रेट 41.47। आपसे पूछा क्या था, कॉस्ट टू द इम्पोर्टर, यानी कि जितना फ़ायदा बैंक के लिए, दिस विल बी द कॉस्ट टू द इम्पोर्टर, यानी कि आप मेंशन करके देख लो 41.47, यानी कि ये इसका बाइंग रेट था फॉर द कस्टमर, ये कस्टमर का सेलिंग रेट था। टोटल कितने थे 20,000, आप निकालो, आपके पास आ जाएगा लॉस कितना 41.47 इंटू 17,000 रुपीज़ आपके पास क्या आ रहा है, कॉस्ट टू द कस्टमर, यानी लॉस ही है एक तरीके से उसके लिए, क्यों, क्योंकि आप देखो बैंक का तो फ़ायदा हो रहा है, बट इंपोर्टर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ा है ऑफ सेलिंग द डॉलर्स, जो विद वो भी कौन से रेट में, कम रेट में, एग्रीड रेट से, जो एग्रीड रेट था फॉर सेलिंग द डॉलर्स, जो एग्रीड रेट था फॉर रिसीविंग द डॉलर्स यानी बाइंग द डॉलर्स, उससे ज़्यादा क्या है हमारे पास, उससे कम क्या है, सेलिंग रेट है, यानी ये हो गया इसके लॉस। नेक्स्ट हमसे पूछा है रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा। सिंपली आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैं बताती हूँ। देखो न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले तो फॉरवर्ड रेट पता होना चाहिए, फॉरवर्ड रेट, बट कौन सा फॉरवर्ड रेट पता करना है, देखो
एक्चुअली में इम्पोर्टर को क्या करने थे, डॉलर्स खरीदने थे। डॉलर्स क्या करने थे, खरीदने थे, यानी कौन सा रेट लगेगा खरीदने के लिए, आस्क रेट लगाएगा बैंक। ये डॉलर्स इसको खरीदने थे, बैंक है, बैंक कर रहा है कोट डॉलर्स, डॉलर्स कोट कर रहा है, डॉलर्स सेल हो रहे हैं बाय द बैंक, कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा। यानी कि आपको उठाना है ये रेट, इसमें आपने ऐड करना है ये, और उनमें से आपको माइनस करनी है 0.20% मार्जिन, यानी इसको प्लस करने के बाद जो रेट आएगा उसमें से आपने ये मार्जिन क्या करनी है, ऐड करनी है। ये मार्जिन क्या करनी है, ऐड करनी है, क्योंकि आस्क रेट है, मैंने शायद पहले माइनस बोल दिया, आपको ऐड करनी है क्योंकि ये क्या है, मार्जिन है। आस्क रेट में मार्जिन क्या होती है, ऐड होती है। ये चीज़ आप ऐड करेंगे, आपके पास रेट आ जाएगा ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट एक बार आंसर में एक बार से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, देखो 17,000 आ गया, कॉस्ट टू द कस्टमर, ये लिया हमने आस्क रेट, इसमें हमने क्या ऐड किया, प्रीमियम, जो टोटल आया उसमें हमने क्या एडजस्ट की, मार्जिन, हमारे पास रेट निकल के आ गया ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ये लेने आया था, एक्सटेंड कराने आया था। एक चीज़ और, फेट ऑफ फॉरवर्ड बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, आपको शायद समझ में आ भी रहे होंगे, ठीक है, आप करोगे, अभी आगे भी हैं इसमें क्वेश्चन, आगे भी करवाऊंगी, आपको वो समझ आ भी जाएंगे। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे कहीं पे, तो आपको शायद कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं तो आपको हो सकती है कि आफ्टर ड्यू डेट है तो क्या करना है, बिफोर ड्यू डेट है क्या करना है। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत इन डिटेल सब कुछ बताया था, सारे जो समरी थी वो भी बनवाई थी, सारे जो केसेस थे वो भी डिस्कस किए थे। बट इन केस आपको ऐसा लगता है कि फेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए एक अलग से वीडियो आनी चाहिए जिसमें कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों होने चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना, एक सेपरेट वीडियो मैं डेफिनेटली बना के दूंगी ऑफ द टॉपिक फेट ऑफ फॉरवर्ड। प्लस उसी में हम साथ साथ हर जो भी केस सिनेरियोज़ हैं, 9 केस सिनेरियोज़ हैं, वैसे 9 के 9 केस सिनेरियोज़ विद क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी क्लैरिटी जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप मुझे ज़रूर बता देना अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो। एज ऑफ नाउ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 इज़ ऑफ करेंसी, करेंसी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये तो हम नहीं करेंगे अभी, नेक्स्ट भी शायद करेंसी डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 which says Gibraltar Limited has imported 5,000 bottles of shampoo at landed cost in Mumbai of $20 each, यानी कि टोटल पेबल अगर हमें निकालना पड़े तो वो कितना है इस केस में, 5,000 बॉटल्स थी, पर बॉटल कॉस्ट थी $20, तो टोटल पेबल कितना आएगा, $1 लाख। चलिए नेक्स्ट है, कंपनीज हैविंग द चॉइस फॉर पेइंग द गुड्स इमीडिएटली और इन 3 months टाइम, इट हैज़ अ क्लीन ओवरड्राफ्ट लिमिट वेयर 14% per annum rate of interest is charged. Calculate which of the following method would be cheaper to the Gibraltar Limited. Pay in 3 months time with interest 10% per annum and cover risk forward for 3 months, or settle now and taking the overdraft limits. Means the company Gibraltar Limited is having 2 options. The first one is to pay the amount immediately, which he is not having. He will take the facility of overdraft and will have to pay the interest at the rate 14%. Also, the second option is there, which is to pay in the 3 months time, but in that case the exposure will be open, which means you have to take the forward risk cover for that open exposure, right? You have given the rates, the spot rate as well as the swap points for calculating the 3 months forward rate, which will be 35 and 25. Interpretation again,
35 25 दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैंने आपको बताया था अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप पॉइंट्स मेंशन करके दिए हैं, दिस मीन्स जो करेंसी है वो क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, डिस्काउंट है, दिस इज़ नॉट प्रीमियम, यानी कि ये अमाउंट ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। क्यों? क्योंकि करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है। स्वैप पॉइंट्स जो हैं वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया था, नहीं याद है तो आप एक बार दोबारा से वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट वीडियो में देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें एक पॉइंट यही था कि ये डिस्काउंट पे है, तो नहीं हमारी अगर हम निकालना चाहें 3 मंथ्स जो फॉरवर्ड रेट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द स्पॉट रेट, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.35 and 0.25 from bid and the ask rate respectively and you will have the 3 months forward वाला रेट, यानी कि 59.90 and the second one will be means ask rate will be 60.30. This will be your bid rate, this will be your ask rate for 3 months forward. Now all you have to do is you have to settle it now. You have to calculate the outflow when you are settling it the amount now and paying the interest at the rate to 14% per annum, यानी कि you will take the overdraft facility and you will pay the interest at the rate 14%. and the second will be 3 months time में इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा? अब सप्लायर। अब कौन चार्ज करेगा? सप्लायर। ये चीज़ पहले भी बताई हुई है, जब सप्लायर चार्ज करता है तो वो अपनी करेंसी में जो उसका इनवॉइस अमाउंट है, जिस भी करेंसी में इनवॉइस अमाउंट है, वो इस इनवॉइस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाता है, फिर टोटल एक इनवॉइस अमाउंट बताता है, यानी एक इनवॉइस का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके फिर एक आपको फॉरेन करेंसी में ही अमाउंट निकल के आएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट भी किस में निकलेगा? फॉरेन करेंसी में। फॉर दैट गिब्रेलिटर लिमिटेड, इसकी करेंसी क्या है? मुंबई वाली, रुपीज़, और इसको देने क्या है? डॉलर्स, यानी डॉलर्स में इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, डॉलर में ही टोटल आउटफ्लो आएगा और फिर वो जो टोटल आउटफ्लो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा इन द फॉरवर्ड मार्केट। रेट कौन सा लगेगा? आस्क या बिड, वो कैसे डिसाइड होगा? आप क्या हो? इम्पोर्टर हो, यू विल टेक द डॉलर्स फ्रॉम द बैंक एंड पे रुपीज़। बैंक हैज़ कोटेड dollars as the unit currency. What are we doing with the dollars? What is the bank doing with the dollars? Selling the dollar. The rate will be ask rate. फटाफट आंसर से डिस्कस करा देती हूँ। क्वेश्चन ऐसा क्योंकि मैंने पहले कराया हुआ है, इसमें जो चीज़ डिफरेंट थी वो मैंने साथ साथ रीड करा के आपको बता दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर इट वाज 35। चलो टोटल आउटफ्लो पता चल गया। देन इफ़ यू आर रीपेइंग इन द 3 months टाइम, यानी कि अब वो क्या करेगा? इस इनवॉइस अमाउंट पे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा एट द रेट 10% फॉर 3 months। इंटरेस्ट ऐड करके हमारे पास टोटल आपसे इतना पैसा मांगेगा सप्लायर, ठीक है, आपको पता है इतना पैसा मांगेगा, तो आप क्या करोगे? इसके लिए फॉरवर्ड कवर लेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड रेट हमने निकाल के मैंने आपको दिखा दिया था और माइनस करके निकल रहा था। रेट कौन सा सिलेक्ट किया था हमने? आस्क रेट। आस्क रेट पे कन्वर्ट करके हमारे पास आ गई रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन इन रुपीज़ इतनी। ऑल्सो ऑप्शन 2 था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो आज ही पे कर दो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या था? आज की रेट पे आप कन्वर्ट करोगे, आज भी कौन सा रेट लगाओगे? आस्क रेट। आस्क रेट पे कन्वर्ट किया। अब लोन पे इंटरेस्ट कौन लेगा? बैंक लेगा। कौन से? उससे आपने क्या बोरो किया? रुपीज़ बोरो किया, यानी इस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा रुपीज़ में और टोटल आउटफ्लो आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका इनफ्लो कम है, ऑप्शन 1 विल बी प्रिफर्ड बिकॉज द आउटफ्लो इज लेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इसलिए ही नहीं कराया, ये जो भी इसमें अलग था वो मैंने बता दिया और इससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए थे, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फॉरवर्ड का है, आई गेस उससे नेक्स्ट भी आपका करेंसी डेरिवेटिव का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट से एक बार पढ़ते हैं। कोलंबस सर्जिकल INC मीन्स US बेस्ड कंपनी है, recently imported surgical raw materials from the UK. It has been invoiced at £480,000 now, which is payable in 3 months time. Also exported surgical goods to India and France means इसने क्या किया है, ये तो इसकी परचेजेज हैं एंड दिस इज अ सेल है टू इंडिया एंड फ्रांस। क्या कह रहा है, द इंडियन कस्टमर हैज़ बीन इन्वॉइस्ड, इंडियन कस्टमर को किस में से इन्वॉइस दिया है, पाउंड में, पेबल इन 3 months। ऑल्सो जो फ्रेंच कस्टमर है उसको इसने इन्वॉइस दिया है यूरोज़ में, विच इज़ पेबल इन 4 months टाइम। नाउ आप देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहीं पे कि अगर एक इसका 3 months टाइम पे सेम करेंसी जो है वो रिसीवेबल है और सेम करेंसी पेएबल है, यानी कि ये तो इसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल होगा, ये क्या है, पेएबल होगा, यानी नेट जो आ रहा होगा इसके पास क्या हो रहा होगा, पेएबल आ रहा होगा ऑफ पाउंड, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होगी, यूरोज़ में इसको रिसीट हो रही होगी, विच इज़ ऑल्सो नॉट हिज करेंसी, क्योंकि ये कहाँ की कंपनी है, US की कंपनी है, इसके लिए करेंसी क्या है, डॉलर्स है, यानी ये तीनों ही जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए फॉरेन करेंसी में हुई है। बस फ़र्क कितना है, इंडियन जो कस्टमर है और जो इसने एक्चुअली जहाँ से ख़रीदा था उनको इसने इन्वॉइस जो भी है, दोनों जो इन्वॉइस है वो पाउंड में है और टाइम पीरियड भी सेम है, इसलिए हम इसको नेट करके एक अमाउंट नेट पेएबल बोल सकते हैं। यानी इसमें 2 चीज़ें हो गई, एक हो गई इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। पहली इसको नेट कितना है, 480 माइनस 138,000, इट विल बी 342,000। ये जो है ये पेएबल है एट 3 months टाइम एंड ऑल्सो क्या है, यूरोज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है इसमें, यूरोज़ है, इसको रिसीवेबल 590 एट 4 months टाइम। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताया है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट फॉर बोथ, आपको पाउंड के लिए भी बताया है, स्पॉट भी बताया है, फॉरवर्ड भी बताया है, आपको यूरोज़ के लिए भी बताया है, स्पॉट भी बताया है, फॉरवर्ड भी बताया है। ऑल्सो आपको मेंशन करके दिए हैं मनी मार्केट रेट्स, द डिपॉजिट रेट एंड द बोरोइंग रेट। ऑब्वियसली डिपॉजिट रेट बैंक कम कोट करता होगा और बोरोइंग रेट ज़्यादा कोट करता होगा। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये डिपॉजिट रेट है, ये बोरोइंग रेट है। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपने, सिंपली ट्रेजरी मैनेजर हो आप फॉर द कंपनी, ऑब्वियसली बात है, ये जो कंपनी दी है ऊपर, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द कंपनी कैन हेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट्स एंड द मनी मार्केट हेज, और बेस्ट टेक्निक आपको बतानी है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एकदम नॉर्मल फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज वाला ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ यही चीज़ अलग थी कि आपको 2 चीज़ों के लिए, यानी एक तो ये पेएबल अमाउंट और एक ये रिसीवेबल अमाउंट, इन दोनों के लिए फॉरवर्ड मार्केट भी देखनी है, मतलब फॉरवर्ड हेज भी देखना है, और आपको क्या देखना है, मनी मार्केट हेज भी देखना है फॉर देम बोथ, यानी कि ये पेएबल और रिसीवेबल दोनों के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, और अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पेएबल के लिए फॉरवर्ड हेज बेनिफिशियल हो और रिसीवेबल के लिए मनी मार्केट हेज जो है वो बेनिफिशियल हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी अलग अलग भी दोनों के लिए अलग अलग भी आंसर आ सकता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग नहीं होगा, एक ही कुछ आना होगा, एक ही बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेएबल के लिए एक चीज़ सजेस्ट कर सकते हो और रिसीवेबल के लिए दूसरी चीज़ भी सजेस्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना है, मनी मार्केट हैज भी आपको करके देखना है, किस चीज़ के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, यानी एक पेएबल के लिए और एक रिसीवेबल के लिए। इसके अलावा इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको फटाफट से एक बार बस आंसर से डिस्कस कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा होपफुली, क्योंकि इसमें
नॉर्मल जैसे फॉरवर्ड हेज करते थे, फॉरवर्ड कवर लेते थे और मनी मार्केट हेज करते थे नॉर्मली, वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर इट वाज, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है, हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, वही जो हमने किया, नेट पेबल निकाल लिया कि हमारे पास क्या है, नेट लाइबिलिटी है ऑफ पाउंड 342,000। चलिए सबसे पहले इन्होंने करके देखा है फॉरवर्ड मार्केट हेज। फॉरवर्ड मार्केट में क्या करोगे आप, क्या चीज़ खरीदोगे, क्या बेचोगे, बैंक को, सो दैट यू कैन सिलेक्ट आस्क द एंड द बिड रेट। आपकी करेंसी क्या है, डॉलर, ठीक है, आप वो देंगे क्योंकि आपको क्या करना है, पेबल है, तो आप वो देंगे और उससे रिसीव क्या करेंगे, पाउंड्स। बैंक ने क्या कोट करके दिया था आपको, डॉलर्स। डॉलर क्या हो रहे थे, रिसीव। डॉलर क्या कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, यानी कौन सा रेट लगाएगा, बिड रेट लगाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आपको जो रेट मेंशन करके दिया वो किसका है, पर डॉलर का, और यहाँ पे रेट किस चीज़ का है, यूरो 1 = डॉलर। इस तरीके से रेट आपको दिया हुआ है। ये वाला जो रेट है ये पाउंड पर डॉलर का रेट है और यहाँ पे रेट अपोजिट था। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बट मतलब यहाँ पे कौन सा लगेगा, बिड रेट लगेगा। देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ क्या लगेगा, बिड रेट लगेगा फॉर द 3 मंथ्स फॉरवर्ड वाला, यानी 0.9520। देख लो आप आके, .9520। चलिए ये आया हमारे पास टोटल पेबल इन केस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट है। जब हम लेंगे मनी मार्केट है तो हमें पूरा प्रोसेस बनाना पड़ता है। प्रोसेस में क्या है, अगर पेबल वाला है, ये वाला केस क्या है, पेबल वाला है। पेबल में हम क्या करते थे, याद करना, सबसे पहली चीज़ हम पेबल में करते थे, क्योंकि हमें 3 या 6 जो भी कितने महीने हैं इसमें, शायद 3 महीने, क्योंकि हमें 3 महीने बाद पे करना है। हम आज ही वो जो बाहर का बैंक है, बाहर का बैंक मतलब यहाँ पे क्या है, पाउंड, यानी यूके का बैंक होगा। पाउंड है तो कौन सा बैंक होगा, यूके का बैंक होगा। हम आज ही यूके के बैंक में क्या करके रखेंगे, डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट क्या करेंगे, पीवी ऑफ पाउंड 342,000, ये आज ही हम डिपॉजिट कर देंगे, सो दैट इंटरेस्ट लगने के बाद ये अमाउंट 3 मंथ्स टाइम कितना हो जाए, 342,000 हो जाए, ठीक है। और ये 342,000 हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से विड्रॉ करेंगे और किसको दे देंगे, सप्लायर को, बिकॉज हम क्या हैं, इम्पोर्टर हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी ये इसकी पीवी लेते थे ताकि इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट क्या हो जाए, 342, एंड ये हम विड्रॉ करके सप्लायर को पे कर सकें। इसके अलावा क्या था, सेकंड चीज़ हम क्या करते थे, क्योंकि हमें डिपॉजिट करना है आज ही, हम क्या करते थे, बोरो करते थे रुपीज़। कितने बोरो करते थे, जो भी कन्वर्ट करके अमाउंट आता था इस पीवी वाले अमाउंट को, मान लो पीवी करके अमाउंट आ रहा है 3,15,000 आ रहा है, अज्यूम्ड है ये, कोई फिगर ऐसा मैंने बिल्कुल करेक्ट नहीं बताया। मान लीजिए पीवी करके अमाउंट आ रहा है पाउंड 315,000। हम क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करके देखते थे @ स्पॉट रेट। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ये डिपॉजिट करने हैं, ये क्या करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, मतलब हमें पाउंड चाहिए बैंक से, तो उसको रुपीज़ देने पड़ेंगे टू द बैंक। ये रुपीज़ हमारे पास है नहीं, इसीलिए हमने क्या लिया था, क्रेडिट लिया होगा। यानी कि ये वाला अमाउंट जैसे पे करना है टोटल, ये हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने रुपीज़ हैं जो बोरो करने पड़ेंगे। पाउंड क्या करना है, देना है। रेट किसका मेंशन है, डॉलर्स का, सॉरी डॉलर्स है, रेट किसका मेंशन है, डॉलर्स का। डॉलर क्या कर रहा है, खरीद रहा है, क्या कौन सा रेट लगाएगा, आस्क रेट। आस्क रेट पे आपको क्या करेगा, ये पाउंड्स आपको दे देगा। हमें पता होना चाहिए कितने डॉलर्स हैं जो ये बोरो करना चाहेगा। जब हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बोरोइंग का अमाउंट आ जाएगा, उतना हम क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, ठीक है, डॉलर्स है, उतना हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे। जब हमें यहाँ पे रेट पता चल गया, आस्क रेट, आस्क रेट पे हमने कन्वर्ट करके हमें क्या पता चल जाएगा, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन डॉलर्स,
हमें पता चल जाएगा कितने डॉलर्स हमें बोरो करने हैं। फिर जब हम ये बोरो कर लेंगे क्या होगा, अब आएगा 3 महीने बाद रीपेमेंट की बारी। क्या आएगी, रीपेमेंट की बारी। रीपेमेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि क्या था, डॉलर्स थे, डॉलर्स का जो भी रेट चल रहा होगा ऑफ बोरोइंग, डॉलर का बोरोइंग रेट, उससे मल्टीप्लाई करोगे फॉर 3 मंथ्स टाइम। ये होगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों ही क्या करोगे आप, रीपे कर दोगे। ये होगा आपका एक्चुअल आउटफ्लो, जिसको कि आप कंपेयर करेंगे विद द फॉरवर्ड वाला, जो फॉरवर्ड कवर में जो आउटफ्लो आ रहा था उससे। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, जैसे ही 3 मंथ्स का टाइम पूरा हो जाएगा, ये जो हमने डिपॉजिट किए थे ये कितने बन चुके होंगे, 3,42,000। हमने क्या किया था, पीवी डिपॉजिट किया था, यानी 3,15,000 डिपॉजिट किया था। मान लेते हैं वो इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट कितना हो गया, $3,42,000 हो चुका है। अब ये $3,42,000 हम क्या करेंगे, यहाँ से विड्रॉ करके किसको दे देंगे, सप्लायर को दे देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा आउटफ्लो क्या आ गया इन द डॉलर टर्म्स, ये रिपेमेंट वाला अमाउंट। इसको हम कंपेयर कर लेते थे किससे, जो हमारा फॉरवर्ड मार्केट हेज में आया है, क्या, डॉलर का आउटफ्लो। ठीक है, सिंपली देखते जाओ क्या कर रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। देखो, पे करने हैं हमें 3 मंथ्स के बाद, हम क्या करेंगे, आज ही बोरो करेंगे डॉलर्स और उनको कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। मतलब आज ही डिपॉजिट करके रखेंगे बैंक में, क्या चीज़, पीवी, द प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो, फॉर पेमेंट ऑफ दिस इन 3 मंथ्स, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। इंटरेस्ट कौन सा लगेगा यहाँ पे, डिपॉजिट रेट है ऑफ पाउंड, डिपॉजिट रेट ऑफ पाउंड, वो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर 3 मंथ्स का टाइम। कितना आ रहा है, 2.5%। उससे हमने निकाली पीवी, हमारे पास आ रहा है ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट का हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। कन्वर्ट किया हमने इसे डॉलर में, डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, लोन ले लिया इस अमाउंट का। ये अमाउंट जब रीपेबल होगा किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऐड करके टोटल अमाउंट रीपेबल क्या बना, ये बना। इसको हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, इससे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, इससे कंपेयर किया, हमें क्या पता चला, मनी मार्केट हेज में क्या आ रहा है, जो आउटफ्लो है वो कम है। यानी कि फॉर दिस पर्पस हम क्या सजेस्ट करेंगे, फॉर दिस पर्पस हम क्या सजेस्ट करेंगे, मनी मार्केट हेज जो है वो चीपर ऑप्शन है। सिमिलरली रिसीवेबल का है, रिसीव क्या है हमारे पास, यूरोस। बाकी सब कुछ आपको दिया है। रेट जो है वो आपको ध्यान रखना है, इस बार जो रेट आपको मेंशन करके दिया था क्वेश्चन में वो किस चीज़ का था, वो $1 इक्वल्स टू यूरोज़ नहीं है, वो यूरो 1 इज इक्वल्स टू पाउंड, यूरो 1 इज इक्वल्स टू डॉलर का रेट दिया हुआ है। बस इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है और बाकी सब सेम है। ये डिपॉजिट रेट होता है, ये बोरिंग रेट होता है, यू नो दैट। और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं आता है आप प्लीज़ पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ये भी सॉल्व करवा दूंगी। बट कुछ है नहीं ऐसा जिसमें आप कर पाओगे खुद भी सॉल्व उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस करेंसी डेरिवेटिव का है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वो है तो वैसे उसमें इसे एक पार्ट ही है ऐसा जो करेंसी ऑप्शन का है। ठीक है, यानी करेंसी डेरिवेटिव का है। बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो किसके हैं, फॉरवर्ड कवर एंड मनी मार्केट कवर ही है। आप चाहो एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये दोनों सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पे आप इसको छोड़ देना, मतलब करेंसी ऑप्शन ना करने के बजाय बस ये इतना करके आप चेक कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, हम तो पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे, जब करेंसी डेरिवेटिव करेंगे तो उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए एक बार आपको बता दिया कि आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आपको याद होगा लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने करवाया था, उसका ही क्वेश्चन है ये। आई होप आपको चीज़ें याद हो, नहीं होंगी मैं बताऊंगी अभी, यहाँ पे आपको याद आ जाएगी। सन लिमिटेड जो है वो प्लान कर रहा है टू इम्पोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम जापान एट अ कॉस्ट ऑफ 3,400 lakhs yen. Then the company may avail loans at 18% per annum with quarterly rests. यानी कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी
with which it can import the equipment. Then the company has also an offer from Osaka branch of an Indian based bank extending credit loan of 180 days at 2% per annum against opening an irrevocable letter of credit. यानी कि क्या कह रहा है, देखो एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे दिया, स्पॉट रेट बता दिया, फॉरवर्ड रेट बता दिया. ऑल्सो आपको बताया है कि कमीशन भी चार्ज करेगा बैंक फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट. कितना, 2% फॉर 12 मंथ्स, यानी 2% जो है वो कितना है, 2% पर एनम का रेट आपको दिया हुआ है ऑफ कमीशन पेबल. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या हो रहा है. देखो सन लिमिटेड है, इसने क्या किया, जापान से कुछ इक्विपमेंट मंगाए हैं जिसकी कॉस्ट इसको कितनी पड़ रही है, येन 3400 lakhs. ठीक है ना. इसके अलावा जो कंपनी है वो लोन ले सकती है 18% पर एनम का. कितने टाइम के लिए, देखो जब यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि 180 डेज़ का एक्सटेंड कर रही है क्रेडिट, यानी ये लोन कितने टाइम का लेना चाह रहा होगा, 180 डेज़ के लिए, यानी 6 मंथ्स के लिए लोन लेना चाह रहा है. चलिए 6 मंथ्स के लिए लोन लेगा विथ क्वार्टरली रेस्ट है. ये जो इंटरेस्ट रेट मेंशन किया है इन्होंने वैसे पर एनम बेसिस पे है विथ क्वार्टरली रेस्ट, यानी कि अगर ये लोन ले लेता है तो रेट कैसे लगेगा, क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग होगी. क्वार्टरली बेसिस पे क्या होगी, क्वार्टरली बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी. क्वार्टरली बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी. विथ विच इट कैन इम्पोर्ट द इक्विपमेंट. ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट कर पाओगे. उसके अलावा एक बैंक भी है जो कह रहा है कि मैं आपको 180 डेज़ का क्रेडिट एक्सटेंड कर दूंगा 2% पर एनम के रेट से. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है मुझसे बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए कि मैं कमीशन भी चार्ज करता हूँ फॉर @2% पर एनम. ठीक है, दो ऑप्शन है, एक लोन लेने का 18% पे क्वार्टरली रेस्ट यानी क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ. दूसरा ऑप्शन है ऑफ टेकिंग द क्रेडिट फैसिलिटी at 2% per annum rate, but you have to open an irrevocable letter of credit with the bank. चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा. एक चीज़ हमें बोली है कि आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो @18% पर एनम क्वार्टरली रेस्ट के साथ, यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ. तो हम पहले देख लेते हैं इसमें हमारा आउटफ्लो क्या बनेगा. देखो हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है कितनी, येन 3400 lakhs. येन 3400 lakhs की हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें ये अमाउंट पे करना है हमें क्या लेना है, लोन लेना है. लोन आप कैसे लोगे, कन्वर्ट करके लोन लोगे. कन्वर्ट देखो आप इसको, स्पॉट रेट क्या चल रहा है, ₹100 इज इक्वल्स टू येन 340, यानी कि आप इसे कन्वर्ट करोगे 3400 lakhs को तो आपके पास अमाउंट कितना आएगा, 1000 lakhs रुपीज़. ये हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ बोरोइंग. ठीक है, तो यानी कि एक तो आपका अमाउंट क्या हो गया, एक तो आपका क्या हो गया, बोरोइंग का अमाउंट हो गया 1000 लाख रुपीज़. चलिए इसके अलावा आप इस पर क्या है, 18% का क्या है रेट है क्वार्टरली रेस्ट के साथ. यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें निकालना है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हम करेंगे ₹1000 lakhs है, इस पर क्या है इंटरेस्ट लगना है. इंटरेस्ट कैसे लगाओगे, 18%, इसको कन्वर्ट करो क्वार्टरली बेसिस पे. ठीक है, ये क्या आएगा, एक क्वार्टर का आ जाएगा ना, ये इसको सॉल्व करोगे तो कितने का आ जाएगा, एक क्वार्टर का रेट आ जाएगा. इस एक क्वार्टर के रेट पे हमें क्या करनी है, कंपाउंडिंग करनी है. एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का. टोटल हमें लोन कितने मंथ्स के लिए चाहिए, 6 मंथ्स के लिए, यानी कि हमें करना पड़ेगा पावर 2
इससे हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आएगा प्लस प्रिंसिपल का, ठीक, क्योंकि हमने क्या किया, +1 कर दिया, यानी कि टोटल जो अमाउंट आएगा ये आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहा हो, आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास कैलकुलेट करके अमाउंट आएगा 1092.025 लाख। ये हो गया आपका आउटफ्लो, ये हो गया आपका आउटफ्लो। क्यों, ये आपने बोरो किया था, ठीक है, बोरो करके कन्वर्ट करके ये अमाउंट तो आप पे कर चुके हो ना, ये अमाउंट तो आप पे कर चुके हो, आपको आज पे करना था इसीलिए तो आपने लोन लिया, आपको आज पे करना था इसीलिए आपने लोन लिया होगा। लोन आपने लिया होगा फॉर 3400 लाख येन को, लेकिन लोन लिया होगा आपने किस में, रुपीज़ में। आपने कहाँ से लोन लिया, यहाँ से लोन लिया है ना। 3400 लाख येन पे करने के लिए आपने लोन कहाँ से लिया है, इंडिया से। किस में मिलेगा वो लोन आपको, रुपीज़ में। रुपीज़ में कन्वर्ट किया इन द स्पॉट रेट, हमने ये लोन लिया, कन्वर्ट करके अमाउंट तो पे कर चुके होंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, रीपेमेंट करनी है। जो हमने बोरो किया था अमाउंट, वो बोरो करोगे कैसे, एक तो ये 1000 लाख भी वापस करोगे, इसलिए हमने लिखा 1, और इंटरेस्ट भी दोगे, यानी टोटल अमाउंट हमारे पास आउटफ्लो का आ गया ये। चलिए, इसके अलावा हमें क्या बोला था, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या ऑप्शन था हमारे पास, लेटर ऑफ क्रेडिट एट 2% पर एनम का रेट, ऑल्सो कमीशन भी चार्ज आपसे की जाएगी। मैंने आपको जब लेटर ऑफ क्रेडिट समझाया था, मैंने जब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट समझाया था तो मैंने आपसे क्या बोला था, 2 तरीके के चार्जेस बैंक आपसे लेती है। वन इज़ दी ओपनिंग चार्जेस एंड द अदर थिंग इज कमीशन पेबल, ठीक है। क्या लेती है, एक तो लेती है ओपनिंग चार्जेस, दूसरा लेती है कमीशन पेबल। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये ओपनिंग चार्जेस हैं, ये आपको आज ही पे करने पड़ेंगे, और आज पे करोगे तो कौन से रेट पे पे करोगे, स्पॉट रेट पे करेंगे। कमीशन पेबल जो है वो हम करते हैं फॉरवर्ड रेट पे एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब एक्चुअली में रेमिटेंस हो जाएगा उसके बाद, यानी कि हम इसको किस पे करते हैं, एट द रेट फॉरवर्ड रेट। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है ये एलसी वाला जो ऑफ़र है, तो क्या होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। पेमेंट कितनी करनी है, येन 3400 लाख की से पेमेंट करनी है। ओपनिंग चार्जेस क्या लगेंगे इसके, आपको मेंशन करके दिए हैं 2%, ठीक है, क्या मेंशन करके दिए हैं 2%। देखो, स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके 2%, स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके 2% है। स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके कितना अमाउंट आ रहा था, 1000 लाख अमाउंट आ रहा था रुपीज़ में। इस पे कितना लगेगा, 2%। कितना था वो, पर एनम था, हमें कितने महीने के लिए चाहिए था, 6 मंथ्स के लिए, यानी कितना लगेगा हमारे पास 10 लाख। कितने लगेंगे, 10 लाख, यानी कितने ओपनिंग चार्जेस लगेंगे हमारे ऊपर, 10 लाख के ओपनिंग चार्जेस आएंगे रुपीज़। ये ओपनिंग चार्जेस हैं, यानी पे कब करने हैं, आज पे करने हैं। कब पे करने हैं, आज पे करने हैं। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करनी थी वो कब करनी थी, एट 6 मंथ्स एंड, यानी 180 डेज़ के बाद पेमेंट करनी थी। 6 मंथ्स एंड, क्वेश्चन में 180 डेज़ दिया है तो 180 डेज़ आप मान लेना 6 मंथ्स एंड के बाद। ये पेमेंट आपको कब करनी पड़ रही है, आज, यानी कि ये पैरिटी पे नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा पैरिटी वाला अमाउंट। यानी हम क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट किस रेट पे निकलेगा, नॉर्मल, जो ये 18% का रेट था विद द क्वार्टरली रेस्ट, यही इसी पे निकलेगा ये भी, ठीक है। ये जो आपको 18% मेंशन करके दिया था इंटरेस्ट का रेट, यही इंटरेस्ट रेट होगा एक्चुअली में जो मार्केट में चल रहा होगा। उसी पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे इसकी, सो दैट इट कम्स ऑन द पैरिटी विद दिस आउटफ्लो वाला अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हमें कंपेयर ही तो करना है ना कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। यहाँ पे तो हमें कब देना है, 6 मंथ पे एंड पे देना है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आज ही 10 लाख तो आज ही देने हैं, तो उसको पैरिटी पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी 6 मंथ एंड पे लेके जाएंगे। रेट कौन सा लगेगा, 18% वाला रेट लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं
अब इसमें हम कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर किया था 1 + 0.18 कैसे किया था, 3/12 किया था, सो दैट इट कम्स द इंटरेस्ट रेट फॉर क्वार्टर बेसिस। एंड क्योंकि क्वार्टरली रेस्ट था यानी कंपाउंडिंग करनी थी, 2 क्वार्टर्स थे तो हमने की यहाँ पे पावर 2। आप इसको कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आएगा 10 lakhs। आपके पास आंसर आ रहा है 10.92025 lakhs। ये आपके पास आ रहा है अमाउंट, ठीक है, किसका, टोटल, ठीक है, किसका अमाउंट आ रहा है, टोटल। यानी कि ये वाला जो आउटफ्लो था, ये जो आउटफ्लो था, ये आउटफ्लो आज का था, इस आउटफ्लो को हमने कब का बना दिया, 6 मंथ एंड। यानी कि अब ये जो आउटफ्लो है ना, दिस इज द आउटफ्लो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। यानी अभी पैरिटी पे आ चुके हैं दोनों आउटफ्लोज, दिस वन एंड दिस वन। ऑल्सो आपको क्या पे करना है, देखिए कमीशन आपको पे करनी थी। कमीशन मैंने क्या बोला, कमीशन पेबल जो है वो किस पे होती है, जब हम कन्वर्ट करते हैं अमाउंट को एट द रेट फॉरवर्ड रेट। और आपको क्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपने देखो ऊपर वाले केस में तो आपने ये बोरो किया, ठीक है, बैंक से क्या किया, बोरो किया ना 1000 lakhs। क्यों करे थे बोरो, सो दैट यू कैन पे दिस अमाउंट टुडे टू द सप्लायर। इस केस में क्या है, अभी तक आपने सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया है बैंक से, ओपनिंग चार्जेस पे किए, ओपनिंग चार्जेस को पैरिटी पे लेके आए आफ्टर दी 6 मंथ्स। चलिए, आपने अभी तक अमाउंट सप्लायर को पे नहीं किया है, तो सप्लायर को पे कब करोगे, अब आप 6 महीने के टाइम पे कौन सा रेट लगेगा, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट लगेगा। कितना अमाउंट पेबल था टू द सप्लायर, येन 3400 lakhs। रेट क्या चल रहा है, ₹100 टू येन 345। हम इसे करेंगे कन्वर्ट, कितना आएगा आज के टाइम पे पेबल, मतलब 6 मंथ एंड पे कितना पेबल आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा हमारे पास। रुपीज़ में हम निकाल रहे हैं टू मेक इट कंपेरेबल, यही करते हैं हम लोग। 3400 है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 985.507 lakhs। ये हमारे पास आ गया है अमाउंट विच इज़ पेबल टू द सप्लायर। ऑल्सो देर इज़ अ कमीशन पेबल। कमीशन किस पे करना था, फॉरवर्ड रेट वाले अमाउंट पे, फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट करके पे करना था। ये हमने क्या कर लिया, फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट तो कर लिया। रेट क्या दिया था, 2% दिया था पर एनम, ठीक है। कमीशन का रेट देख लो, आपको मेंशन करके दिया था कमीशन का रेट 2% पर 12 मंथ्स, यानी 2% पर एनम। चलिए निकाल लेते हैं, 2% पर एनम अगर इस पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 985.507 फॉर 2%। ये आया हमारे पास ₹9.855 lakhs, ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्या, कमीशन पेबल। अब आप देखो आपका आउटफ्लो क्या रहा, एक आपने दिए ओपनिंग चार्जेस आज की डेट पे, जिसकी कि 6 मंथ टाइम पे वैल्यू क्या है ये, यानी कि एक आउटफ्लो हुआ आपका ये वाला, एक आपका आउटफ्लो हुआ ये जो आपको सप्लायर को अब 6 मंथ एंड पे करना है, और एक आपकी हुई ये कमीशन पेबल। यानी कि इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा टोटल आउटफ्लो विच विल बी 10.9225 प्लस ये आ रहा है हमारे पास ₹1006.28 lakhs। ये आ रहा है हमारे पास आउटफ्लो इन केस वी टेक द लेटर ऑफ क्रेडिट। ऊपर कितना आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था हमारे पास टोटल आउटफ्लो। यानी कि इस केस में एलसी अगर हम ले लेते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। दिस मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एलसी बाय द बैंक as the outflow is lower in this case। चलिए
चलिए, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट पार्ट रहेगा वो फॉर द चैप्टर फॉरेक्स। इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको फेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें कि साइमल्टेनियसली कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो, एक समरी डिस्कस हो और फेट ऑफ फॉरवर्ड, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, सेपरेट वीडियो आपको अवेलेबल मैं करा दूँगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सजेशन है, आपको कोई और वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में बता देना। अगर आपको अब तक जितना भी हुआ है सब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रही हैं वीडियोस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और कोई भी आपको डाउट है आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउट आपका मैं रिजॉल्व कर दूँगी। आप प्लीज़ बिना किसी भी हेजिटेशन के मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना फॉर नोट्स एंड अपडेट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।